मैं नास्तिक क्यों हूं और युवा क्रांतिकारियों के नाम पत्र में भगत सिंह ये बार बार स्वीकार करते हैं कि उनका वैचारिक सफर गांधीवादी राष्ट्रवाद से शुरू होकर और अंत में रोमांटिक क्रांतिकारी विचारों तक पहुंचता है और इस सफर में वो अराजकतावादी साम्यवाद के किनारे भी लगते हैं और अंत में वो वैज्ञानिक समाजवाद के घाट उतरते हैं। 1928 में जेल पहुंचने तक वो अपने विचारों के किले को एक मजबूत आधार दे चुके होते हैं और यही नहीं, वो आंदोलन के तौर तरीकों को लेकर भी काफी मजबूत नजर आते हैं। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर ही तेज होती है। रेवोल्यूशन से हमारा मतलब हिंसक क्रांति नहीं है, लेकिन अगर समाज के में स्ट्रक्चरल चेंज करना है, उसमें अगर कहीं हिंसा होती भी है तो उस समय कोई परहेज नहीं है। ये भी कहा साथ में कि आप इतना मेजर चेंज लाएंगे तो हिंसा हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हिंसा के माध्यम से या हिंसा के द्वारा ही सिर्फ क्रांति लाना चाहते हैं। हम मास मोबिलाइजेशन के द्वारा क्रांति लाना चाहते हैं। भगत सिंह मानव मुक्ति के एक ऐसे विचारधारा की खोज में थे जो न सिर्फ व्यवहारिक हो बल्कि वैश्विक स्तर पर उसके अनुभव भी मौजूद हों। उनकी ये खोज स्कूल के दिनों से ही शुरू होती है, जो लाहौर के नेशनल कॉलेज तक पहुंचती है। राजाराम शास्त्री उनके पुस्तकालय अध्यक्ष ने लिखा है कि पुस्तकें खाता था, पढ़ता था, चबाता था, 10-10 बार इशू कराता था। भगत कई क्रांतिकारियों के बारे में लगातार और तेजी से पढ़ते हैं, जहां वो सरदार अजीत सिंह, अंबा प्रसाद, लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जैसों के विचारों को गहराई से समझते हैं। 50 से ज्यादा किताबें और न जाने कितने लेखों को वो पढ़ गए। आर्य समाज से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद सिख राजनीति में भी कुछ दिन रहे, का मूवमेंट ये वो उनसे थोड़ा सा रहा हमदर्दी और उनके लिखा। धीरे धीरे वो इस तरह के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद उनके विचारों पर बोल्शेविज्म का एक बहुत बड़ा असर होता है। उसका मेन सोर्स जो है उनका अपना कॉलेज है, उनके अपने टीचर्स हैं, छबील दास जैसे थे। 1921 में जब वो 14 साल के थे, उन्होंने रेलवे मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में लिखा और यहीं से श्रमिक वर्ग के मुद्दों और उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर जमीनी सच्चाइयों से रूबरू वो होते हैं। लेकिन बल्कि जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में भगत सिंह के प्रभाव को बहुत प्यार से स्वीकार किया है। भगत सिंह ने जेल में जो बयान दिए हैं 1931 में, वही का वही मैं नहीं कहूँगा, पर काफ़ी हद तक उस ड्राफ्ट से मिलता जुलता ड्राफ्ट 26 जनवरी 1950 को जवाहरलाल जी के समाजवाद की व्याख्या में है। वो जवाहरलाल जी भी डेफिनेटली भगत सिंह को अपना हीरो मानते थे, ऐसा नहीं। मोतीलाल जी के तो आदर्श थे, चंद्रशेखर आजाद, आप भूल रहे। ये हिंसा और हिंसा का द्वंद्व हमारा वैचारिक द्वंद्व है। सत्याग्रह के दौरान हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले ने भगत सिंह के विचारों को काफी प्रभावित किया, खासकर अहिंसक आंदोलन के स्वरूप को लेकर। एक जनरल डिसअपॉइंटमेंट था कि ये अगर इस अहिंसा का मतलब यही है कि हम अपने आंदोलन को एक जरा सी स्पार्क हिंसा की अगर हो उसको वापस कर लेंगे, ये नेहरू ने खुद कहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई आंदोलन कभी सक्सेसफुल हो सकता है और इस तरह की राजनीति कभी सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये जो एक निराशावादी माहौल बना, उससे लोगों में ये पैदा हुआ कि साहब इससे कोई फायदा नहीं है। भगत के सामने कई मुद्दे रहे जिनको वो लगातार मथते रहे, मसलन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कारण और मुक्ति के उपाय, आंदोलन का स्वरूप और वैकल्पिक विचार के रूप में समाजवाद की स्थापना। निचली अदालतों में अपने बयान और लेखन में भगत सिंह कई जगह स्पष्ट करते हैं कि क्रांति से हमारा मतलब
अंत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जहां सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता हो और मानव जाति को साम्राज्यवादी बर्बादी से बचाया जाए। भगत सिंह बार बार हिंसक कार्रवाइयों पर लिखते हैं और कहते हैं कि क्रांतिकारी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे अंत में हिंसा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिसमें तर्क और न्याय की प्रधानता होगी और जिसमें सारी समस्याओं का हल शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर के एसपी स्कॉट के आदेश पर डीएसपी सैंडर्स ने क्रूर लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय को लगी चोटों ने उनकी जान ले ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन ने इसका बदला लेने की ठानी। चंद्रशेखर आजाद की देखरेख में एक्शन हुआ और स्कॉट को गोली मारना तय हुआ, लेकिन गफलत में सैंडर्स मारा गया। जब जब भगत सिंह पे चर्चा होगी तब तक हिंसा को क्रांति के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भगत सिंह हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व को बखूबी समझते थे और इन तमाम मुद्दों पे वो अपने विचार रखते हैं और हैरान कर देने वाले सवाल उठाते हैं। और यही नहीं, उनका एक अपना दर्शन है जिसे वो कहते हैं बम का दर्शन। सैंडर्स की हत्या के बाद गांधी जी ने अपना एक मशहूर लेख लिखा, द कल्ट ऑफ बॉम्ब, यानी बम की पूजा। जाहिर है गांधी जी ने हिंसा के इस रास्ते को लेकर अपनी असहमति जताई थी और इसके जवाब में भगत सिंह और उनके साथी भगवती चरण वर्मा ने एक मशहूर पर्चा लिखा जिसे उन्होंने नाम दिया फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, यानी बम का दर्शन। There is no place for unnecessary bloodshed in revolution or vendetta. बदला लेना हमारा काम नहीं है। और उसके साथ साथ ने कहा है revolution is not the cult of the bomb and the pistol. क्रांति में हिंसा नहीं होती और हिंसा में क्रांति हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं आतंक में क्रांति नहीं होती, क्रांति में आतंक नहीं होता। भगत सिंह कहते हैं जब भी हिंसा को एक भयानक जरूरत के रूप में इस्तेमाल किया गया वो न्याय संगत था, लेकिन ये तय है कि सभी प्रकार के जन आंदोलनों के लिए एक नीति के रूप में अहिंसा अनिवार्य थी। आर्म्ड हो या मास रिवोल्ट हो, उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ नॉन वायलेंस को फेटिश बना लें कि नॉन वायलेंस ही होगी तो मूवमेंट होगा। नॉन वायलेंट रहे तो बहुत अच्छा है, मास पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बात की जो भगत सिंह है उनका तो स्टैंड यही है। मैं जानता हूं कि जिस समय रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वो अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएंगी, आगे कुछ नहीं रहेगा। सर्वशक्तिमान अगर किसी नियम से काम करने को मजबूर है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? नीरो ने रोम जलाया, दुख पैदा किया क्योंकि वो निर्दयी था, लेकिन सर्वशक्तिमान दुख क्यों पैदा करते हैं? यही वो तीखे सवाल थे जिसके कारण भगत सिंह अपने को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं जो अपने आप को यथार्थवादी कहता है। जो भी आदमी एक वैज्ञानिक विचारधारा की तरफ जाएगा वो नास्तिक बन जाएगा। आप चार्ल्स डार्विन
को देख लीजिए, जो एक महान विचारक है 19वीं सदी का। उसने दिखा दिया था कि धर्म में ये सब दंत कथाएं हैं। यही भगत सिंह धर्म और राजनीति के संबंधों पर निगाह डालते हुए इशारा करते हैं कि धर्म की घुसपैठ क्रांतिकारी आंदोलन को सांप्रदायिकता का चोला देता है और सांप्रदायिक तत्व व्यक्तिगत रूप से साम्राज्यवाद समर्थक होता है। 1920 का जो डेकेड है वो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 10 साल है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनती है, संघ बनती है। उसी के एंड में तबलीगी जमात बनती है, मौलवी मोहम्मद इलियास जैसे लोग तबलीगी जमात बनाते हैं। और उसी पीरियड में 1926 में भगत सिंह जैसे लोग, क्रांतिकारी लोग, यंग लोग, ये नौजवान भारत सभा बनाते हैं। भगत सिंह संपूर्ण आजादी के एजेंडे में उस सामाजिक असमानता को प्रमुखता से शामिल करते हैं जिसमें अछूतों के लिए बराबर का अधिकार, बराबर के मौके हों। उनके विचार अपने समय से बदलाते थे। वो ग्लोबलाइजेशन पे बात करते हैं, आप देखिए सही, अछूत समस्या पे बात करते हैं, हरिजनों पे बात करते हैं। वो धर्म की समस्या पर सबसे ज्यादा विचार करते हैं कि भारत में अंग्रेज तो चले जाएंगे, धर्म की समस्या हमको बहुत जूझना पड़ेगी और देख रहे हैं हम कि निरंतर हमको जूझना पड़ेगा। 28 सितंबर 1907 को लालपुर फैसलाबाद पाकिस्तान में भागो वाले का जन्म हुआ, जो बाद में भगत सिंह कहलाया, क्योंकि संयोग से इसी दिन तीनों देशभक्त भाइयों, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से रिहा हुए थे। 1931 फांसी नजदीक थी। भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी मानते हुए फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह ने यह समझ लिया था कि मेरी फांसी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी फांसी होने से देश में जागृति आएगी। तो इतना बड़ा यथार्थवादी क्रांतिकारी दुनिया में कोई और नहीं होगा। ये तय है कि भगत सिंह के व्यक्तित्व की सारी परतें उनके शहादत के 82 साल पूरे होने के बाद भी खुलने की प्रक्रिया में है और इसमें अभी और काम करने की जरूरत है और शायद इसमें अभी और वक्त लगेगा। एक तरफ जनरल डायर की बंदूकें और दूसरी ओर निहत्थे, सैकड़ों की मौत और हजारों बुरी तरह से घायल। बच्चे ने इसी जलियांवाले बाग की मिट्टी सहेज कर रख ली।